हेलो। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में हम पढ़ेंगे एल्काडाइंस का पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ेंगे एल्काडाइंस का पॉलीमराइजेशन के बारे में कि कैसे पॉलीमराइजेशन होता है और कैसे डिफरेंट टाइप के रबर्स या सिंथेटिक रबर्स पॉलीमर्स को हम बना सकते हैं। ठीक है, अब पहले आता है पॉलीमराइजेशन होता क्या है। जैसे कि एल्कीन्स में होता था पॉलीमराइजेशन, उसी तरह कंजुगेटेड डाइन्स भी पॉलीमराइजेशन शो करते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स रबर, ये जो 1,3-ब्यूटाडाइन है ये पॉलीमराइज होकर के, पॉलीमराइज मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके रबर लाइक सब्सटेंस बनाते हैं वाया फ्री रेडिकल, है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये जो रबर लाइक पॉलीमर होता है ये बहुत ही यूज़फुल होता है। तो इस प्रोसेस को, क्योंकि इसमें बहुत सारे एल्काडाइंस के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल देते हैं पॉलीब्यूटाडाइन, तो इसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। इसी तरह आइसोप्रीन भी हमारा होता है। जब आइसोप्रीन को हम सोडियम के प्रेजेंस में 333 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये भी पॉलीमराइज होता है और पॉलीमराइज होकर के नेचुरल रबर को देता है। तो कैसे होता है, जैसे कि ये देखो, ये हमारा ब्यूटाडाइन है, ये जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हमें पॉलीब्यूटाडाइन देते हैं। इसी तरह जो हमारा आइसोप्रीन है वो भी आपस में कंबाइंड होता है। ये हमारा आइसोप्रीन देखो, ये रहा आइसोप्रीन, है ना। आइसोप्रीन क्या होता है, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन, जिसको हम आइसोप्रीन बोलते हैं। ये आइसोप्रीन सोडियम के प्रेजेंस में पहले सोडियम इसके साथ कंबाइंड होता है और एक कार्बोनियमाइन बनता है। ये कार्बोनियमाइन फ्रेश आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स के साथ में कंबाइंड होता है और इस तरीके से नेक्स्ट कार्बोनियमाइन बनता है। अब ये जो कार्बोनियमाइन है ये वापस से खूब सारे मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइंड होता जाता है और एक लॉन्ग चेन बन जाती है जो कि रबर लाइक सब्सटेंस होता है। तो इस तरह आइसोप्रीन से, ब्यूटाडाइन से के पॉलीमराइजेशन के द्वारा हम सिंथेटिक रबर्स को बनाते हैं। अब ये पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म होता कैसे है, देखिए। जैसा कि मैंने बताया है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमेशा हम जानते हैं 3 स्टेप्स में होता है। एक होता है चेन इनिशिएशन, एक होता है चेन प्रोपेगेशन और थर्ड स्टेप होता है इनका चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन में जो पेरोक्साइड्स हैं वो रेडिएशंस की प्रेजेंस में रेडिकल में टूट जाते हैं। ये जो फ्री रेडिकल है हमारे 1,3-ब्यूटाडाइन पर ऐड हो जाता है। 1,3-ब्यूटाडाइन पर ऐड होता है तो हमें ये इस तरीके से एक फ्री रेडिकल मिल जाता है। अब ये जो फ्री रेडिकल है वापस से फ्रेश 1,3-ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल्स के ऊपर ऐड होता है तो इस तरीके से एक नया फ्री रेडिकल जिसका कि साइज बढ़ता चला गया। तो इस तरह चेन प्रोपेगेशन के द्वारा बहुत सारे ये वाले मॉलिक्यूल्स, ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल्स इन रेडिकल्स के साथ जुड़ते जाते हैं, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे जुड़ जाते हैं और एक लंबी चेन हमारी बन जाती है। लास्ट में आता है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन क्या होता है, जो फ्री रेडिकल, लॉन्ग चेन फ्री रेडिकल्स होते हैं वो फ्री रेडिकल्स आपस में ही कंबाइंड हो जाते हैं, तब वो एक लॉन्ग चेन रबर बना देते हैं जिसको हम ब्यूना रबर के नाम से जानते हैं, जिसमें ब्यूना फॉर ब्यूटाडाइन और Na फॉर सोडियम, या नहीं, इसको हम ब्यूना रबर के नाम से ही जानते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट है गुट्टा पर्चा। गुट्टा पर्चा ये किसके पॉलीमराइजेशन से बनती है, ये बनती है आइसोप्रीन की वजह से। इसमें जो है ट्रांस कन्फिग्रेशन होता है। जैसे कि आप देखो, जब ये कन्फिग्रेशन होता है तो ये जो डबल बॉन्ड है, जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ये कैसे हैं, ट्रांस पोजिशन में है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, है ना, कि जैसे इस कार्बन पे ये इधर है तो दूसरे वाले पे ये इधर है। तो इस तरीके से ये जुड़ते हैं। तो ये जब जुड़ते हैं आपस में पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में तो हमें इस तरीके से जो है पॉलीमर मिलता है। ये
जो कि नेचुरल रबर से थोड़ा सा हार्ड होता है और ब्रिटल मतलब थोड़ा सा टूटता है आसानी से इन कंपैरिजन टू नेचुरल रबर के, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन होता है और ये सिंथेटिक पॉलीमर के रूप में पाया जाता है। इसको अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखो, जो ये ब्यूटाडाइन से 1,3-ब्यूटाडाइन से जो बनती है ब्यूना रबर, उसमें सिस कन्फिगरेशन होता है, मतलब दोनों मिथाइल इधर सेम साइड पे हैं, जबकि जो यहाँ पे देखो ये जो है ये देखो ये सिस होता है, जिसमें मिथाइल जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन सेम साइड पे और CH2 सेम साइड पे, तो ये सिस कॉम्बिनेशन होता है। और जबकि जो आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन में जो कॉम्बिनेशन होता है वो ट्रांस होता है ना। जैसे ये है तो इसमें एक साइड पे डबल बॉन्ड, एक साइड पे वो, तो इसी तरीके से जो हमारा डेरिवेटिव बनेगा यहाँ पे ये, तो यहाँ पे एक साइड पे मिथाइल होगा और एक साइड पे वो होगा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रांस। तो गुट्टा पर्चा जो है ये ट्रांस पॉलीमराइजेशन है और किसका है, आइसोप्रीन का। तो इस तरह हम इन पॉलीमराइजेशन की रिएक्शंस को यूज़ करके बहुत सारे डाइंस के पॉलीमराइजेशन से हम सिंथेटिक रबर को बनाते हैं लेबोरेटरी में, और ये सिस और ट्रांस दोनों ही कन्फिग्रेशन हो सकते हैं, और इनकी जो नेचर होती है वो नेचुरल रबर के काफ़ी क्लोज होती है, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेचुरल रबर के काफ़ी कुछ क्लोज होती हैं, और इसमें हम कुछ इम्प्रूवमेंट भी कर देते हैं बाय वल्केनाइजेशन, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अब कुछ हमने सिंथेटिक रबर के बारे में यहाँ पे दिया है, जैसे कि नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या है, नियोप्रीन पॉलीमर है किसका, क्लोरोप्रीन का, है ना। क्लोरोप्रीन कहाँ से बनाते हैं, जब हम विनाइल एसिटिलीन पर HCl की रिएक्शन कराते हैं तो पहले हमें क्लोरोप्रीन मॉलिक्यूल मिलता है, और ये क्लोरोप्रीन मॉलिक्यूल जो है मार्कोनिकॉफ्स के रूल के अकॉर्डिंग आपस में पॉलीमराइज होता है। कैसे, देखो नीचे ये है हमारा विनाइल एसिटिलीन पर जब हम HCl की रिएक्शन कराते हैं तो ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इस एल्काइन ग्रुप पर ऐड होता है। जब इस एल्काइन ग्रुप पर ये ऐड होगा तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, उस कार्बन पर जिसके पास इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का नंबर कम है, तो ये यहाँ पे आएगा। तो 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन इस तरीके से हमें मिल गया, जिसको हम क्या बोलते हैं जनरल भाषा में, क्लोरोप्रीन। अब ये जो क्लोरोप्रीन मॉलिक्यूल हैं ये आपस में बहुत ही आसानी से पॉलीमराइज हो जाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या परऑक्साइड की प्रेजेंस में, और 1,4 एडिशन होता है, और हमको इस तरीके से ये एक पॉलीमर मिल जाता है जिसको हम नियोप्रीन कहते हैं। नियोप्रीन की जो क्वालिटी है वो नेचुरल रबर से थोड़ी कम होती है, क्यों, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी, लेकिन उसके साथ ही क्या है कि ये स्टेबल ज़्यादा है, यानी कि ये आसानी से ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता, तो ये एरियल ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो इसलिए इसकी लाइफ ज़्यादा है। इसीलिए ये यूज़ होता है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज़, हॉर्सेस में, शूज़ के हील्स बनाने में, स्टॉपर्स बनाने में, क्योंकि ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता लेकिन स्टेबल होता है। नेक्स्ट है ब्यूना एस। ब्यूना एस क्या है, ये भी कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर मतलब इसमें दो मॉलिक्यूल्स पहले आपस में कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो फिर जो है पॉलीमराइज होता है। तो इसमें कोपॉलीमर किस किस का है, स्टायरीन का और 1,3-ब्यूटाडाइन। तो जैसा कि इसका नाम है ब्यूना एस में एस किसके लिए है, BU किसके लिए है, ब्यूटाडाइन के लिए, 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए। Na किसके लिए है, क्योंकि ये सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, जो कि सोडियम इसमें एज ए कैटलिस्ट काम करता है। और S किस लिए है, स्टायरीन के लिए। ये तो ये हमारा स्टायरीन
ये हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टायरिन सोडियम की प्रेजेंस में जब हम गर्म करते हैं तो पहले ये आपस में कंबाइंड होते हैं और इस तरह मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। जो ये मॉलिक्यूल है ये जो मॉलिक्यूल है ये आपस में फिर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज होते हैं और पॉलीमराइज होके जैसे दोनों की तरफ कनेक्टिंग बॉन्ड दिया हुआ है ये बहुत सारे कंबाइंड हो जाते हैं और हमें ब्यूना एस का निर्माण कर देते हैं। ये जो ब्यूना एस है इसका किस में यूज़ होता है? टायर्स को बनाने में, रबर्स को बनाने में, सोल्स को बनाने में और वाटरप्रूफ शूज़ को बनाने में। तो इस और बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स इसके दिए हैं कि टायर्स और रबर्स को बनाने में, ये रबर सोल्स वगैरह बनाने में इसको काम में हम लेते हैं। तो इस तरह ये डिफरेंट रबर्स हैं या पॉलीमर्स हैं जिनको कि सिंथेटिक पॉलीमर्स बना करके हम इनको डिफरेंट यूजेस के लिए सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरी में। नेक्स्ट है ब्यूना एन। ब्यूना एन क्या है? ब्यूना एन क्या है? 1,3 ब्यूटाडाइन का सोडियम की प्रेजेंस में जो पॉलीमर मिलता है उसको हम बोलते हैं ब्यूना एन, है ना। तो इस तरीके से ये डिफरेंट सारे ब्यूना एस, ब्यूना एन, नेचुरल रबर और इस तरीके ये डिफरेंट गुट्टा पर्चा रबर। तो इस तरीके से हम इनके अलग अलग नाम हैं, हमें इनको ये याद करना है इनका कंपोजिशन क्या है, ये किसके पॉलीमराइजेशन से बने हैं, इनकी क्वालिटी क्या है और ये किस काम में आते हैं। इसके बाद एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जनरली पूछते हैं शॉर्ट नोट्स में, वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन क्या होता है? वल्केनाइजेशन जो है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, इसमें क्या है? रबर की टेंसिल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिसिटी और रेजिस्टेंट टू एब्रेशन। एब्रेशन मतलब रगड़ से बचाने के लिए, रबर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए, उसके एब्रेशन की रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम इसमें वल्केनाइजेशन का यूज़ करते हैं। वल्केनाइजेशन क्या होता है? इसमें हम सल्फ़र को ऐड करते हैं। जब इसको सल्फ़र के साथ गर्म करते हैं 3 to 5% सल्फ़र के साथ, तो क्या होता है? सल्फ़र क्योंकि पॉलीबॉन्डिंग बनाता है तो ये क्या करता है, जो डिफरेंट सिंगल चेन्स थी उनके बीच में क्रॉस लिंक बना देता है। किस तरीके से? देखो ये इस तरीके से जो पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमरिक चेन्स होती हैं सिंगल, उनको आपस में जोड़ता है कहीं से जैसे, और ये डिपेंड करता है जितनी ज़्यादा सल्फर होगी उतनी ज़्यादा क्रॉस लिंक की होगी। तो इसलिए हम रबर को कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, कितनी उसको रेजिस्टिविटी देना चाहते हैं एब्रेशन के लिए, तो इसको हम वल्केनाइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस को सबसे पहले किसने? चार्ल्स गुड ने इसको 1839 में डिस्कवर किया था। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है और इनके पॉलीमराइजेशन की रिएक्शंस को यूज़ करके हम लार्ज वैरायटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स को बना सकते हैं और उनकी क्वालिटी को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं वल्केनाइजेशन के द्वारा। तो और ये डिपेंड करता है कि हम रिएक्शन को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा कराएं या सोडियम के द्वारा रिएक्शन कराएं तो वो कैटायनिक मैकेनिज्म होगा। तो इससे जो क्वालिटी होगी वो कौन सी क्वालिटी होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग अपने सिंथेटिक पॉलीमर्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो आज हमने ये पढ़ा। अब ये आपका एल्काडाइन वाला कंप्लीट हो गया। अब आप इसको करिएगा आगे।